नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंदन पोद्दार और बात करते हैं आज की टॉप बिजनेस न्यूज़ की। सबसे पहली न्यूज़ आई रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से, जिसने नए ई कॉमर्स रूल्स को सपोर्ट किया है। अब सबसे पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि ई कॉमर्स रूल्स हैं क्या। देखिए, इस समय गवर्नमेंट के ऊपर एक प्रेशर बन रहा है कहीं ना कहीं एमएसएमई सेक्टर से और स्मॉल रिटेलर्स से कि ये जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक अमेजोन और फ्लिपकार्ट, ये क्या करते हैं, अपने प्लेटफॉर्म पे उन ब्रांड्स को बढ़ावा देते हैं या उन रिटेलर्स को बढ़ावा देते हैं जो अमेजोन के साथ एसोसिएटेड है। जैसे कि अमेजोन के ऊपर ये इल्ज़ाम लग रहा है कि वो बढ़ावा देता है क्लाउड टेल को, क्योंकि क्लाउड टेल के अंदर अमेजोन की खुद की इन्वेस्टमेंट है और जितने भी प्रोडक्ट्स बिकते हैं अमेजोन के ऊपर वो मैक्सिमम जो है क्लाउड टेल के होते हैं। और ये बात कहीं ना कहीं छुपी हुई भी नहीं है, क्योंकि अमेजोन के पास जो रेवेन्यू आता है 10% ऑफ द टोटल रेवेन्यू क्लाउड टेल से ही आता है। ऐसे ही इल्ज़ाम कुछ लगे फ्लिपकार्ट के ऊपर, जिसको लेकर जो है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उनके अगेंस्ट जांच बैठा चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी इजाज़त दे दी है। अब इन सारे चक्करों के चलते हुए गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर क्रिएट हुआ कि आप जो है स्मॉल रिटेलर्स के लिए, स्मॉल बिजनेसमैन के लिए क्या कर रहे हैं। तो उसके लिए गवर्नमेंट जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कुछ चेंजेस कर रही है, जिसको आप अमेंडमेंट्स कह सकते हैं। अब उन चेंजेस के हिसाब से क्या होने वाला है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। उन चेंजेस के हिसाब से बेसिकली कोई भी मार्केट प्लेस जो कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का है। अब मार्केट प्लेस क्या होता है, जैसे आप अमेजोन की बात करें या फ्लिपकार्ट की बात करें तो ये मार्केट प्लेस है। यहाँ आप और मैं भी सामान बेच सकते हैं, यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी चाहे तो अपना सामान बेच सकती है। ऐसे रिलायंस का जियो मार्ट है, वो भी एक मार्केट प्लेस है, वहाँ कोई भी चाहे तो अपना सामान बेच सकता है। तो जितने भी मार्केट प्लेस हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के द्वारा जो रन किए जाते हैं, वहाँ पर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स जो है अपने खुद के ब्रांड्स नहीं बेच पाएंगे। ऐसा नया कानून आने वाला है। इसके हिसाब से क्या होगा कि अमेजोन के ऊपर क्लाउड टेल का कोई भी प्रोडक्ट नहीं बिक पाएगा। इवन जियो मार्ट के ऊपर जो जियो के खुद के प्रोडक्ट्स होंगे वो नहीं बिक पाएंगे। ठीक है, ऐसे ही टाटा की जो सुपर ऐप हो रही है, वहां पर स्टारबक्स, टाइटन के जो प्रोडक्ट्स होंगे वो नहीं बिक पाएंगे। तो इन रूल्स को लेके जो है इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा बवाल मचा, क्योंकि अगर अभी आपने देखा हो टाटा ने पीछे बिग बास्केट को भी टेक ओवर किया। अगर ऐसा हो जाता है तो आप अपने ब्रांड को बेच ही नहीं सकते अपनी ऐप के ऊपर, सिर्फ जो आउटसाइड सेलर्स है वो ही बेच पाएंगे। तो अब इनको लेके बड़ा बवाल हुआ। बवाल ये हुआ कि सारी जितनी भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं जो कि इस समय ई कॉमर्स के अंदर अपना मार्केट प्लेस डेवलप करके बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा कि इस रूल से हमारा बिजनेस जो है वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो सकता है। रीज़न बीइंग हमारा अपने ब्रांड्स ही हम अपने मार्केट प्लेस पे नहीं बेच पाएंगे। अब लेकिन गवर्नमेंट का जो अपना क्राइटेरिया था वो अपनी जगह ठीक था कि भैया जो हमें कहीं ना कहीं जो स्मॉल रिटेलर्स हैं, स्मॉल बिजनेसमैन है, उनको भी कुछ इंडिपेंडेंट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, कुछ उनको भी एक सेफ और बढ़िया एनवायरनमेंट में प्रोवाइड करना पड़ेगा। एक्चुअली गवर्नमेंट ये कहना चाहती है सरल अक्षरों के अंदर, अगर आप अपना ब्रांड बेच रहे हो तो अपनी ऐप रखो, सिर्फ अपना ही ब्रांड बेचो। और अगर आप मार्केट प्लेस बचा रहे हो तो मार्केट प्लेस का मतलब है वहां पर कोई भी आके बेच सकता है, वहां आप अपनी खुद की दुकानदारी चलाने की कोशिश ना करें। गवर्नमेंट का बड़ा स्पष्ट रूल है। अब टाटा ने भी इसके अगेंस्ट था, लेकिन अब जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है वो खुल के जो है इसके सपोर्ट में आ गए। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कहा एकदम ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुकेश अंबानी के रिटेल बिजनेस जो है वो इस चीज का, इस मूव का जो है गवर्नमेंट के वेलकम किया है। और उन्होंने कहा है कि ऐसा सोर्सेस का कहना है, बिजनेस स्टैंडर्ड के अंदर न्यूज छपी है कि रिलायंस जो है आने वाले वक्त में अपने दो फॉर्मेट चला सकता है। एक तो मार्केट प्लेस होगी, एक उसका सुपर ऐप टाइप, जिसके अंदर वो अपने एक सुपर ऐप जिसमें वो अपने ही सारे के सारे ब्रांड्स बेचेगा, और मार्केट प्लेस जहां पर वो दूसरे जो स्मॉल रिटेलर्स हैं या जो दूसरे ब्रांड्स अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं वहां पर वो बेच सकता है। कहीं ना कहीं रूल जो है अच्छे हैं, स्मॉल ट्रेडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, लेकिन इतनी भी रिजिडनेस नहीं होनी चाहिए कि बिल्कुल ही एकदम जीरो कर दिया जाए। तो कुछ ना कुछ एक बैलेंसिंग सिचुएशन गवर्नमेंट के साथ मिल करके जो है बनानी चाहिए। और ये जो रूल्स हैं कहीं ना कहीं एक स्मॉल स्केल ट्रेडर्स को आने वाले टाइम में इंडिया के अंदर बहुत बढ़ावा देंगे। इसके बाद नेक्स्ट इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। देखिए 2016 के अंदर ये एक्ट एप्लीकेबल हुआ और इसका जो मकसद था वो बहुत सुनहरा था कि वो जितनी भी कंपनियां जो कि बैंक्रप्सी के लिए जाती हैं 180 दिन के अंदर पूरा का पूरा जो प्रोसेस है उनका कंप्लीट हो जाए और जो भी लेंडर्स हैं उनको उसका पैसा मिल जाए। लेकिन जिस सुनहरे मकसद के साथ इसको लाया गया था, क्या वो आज उस तरीके से काम कर रहा है, उसके पीछे कारण क्या है, मैं कुछ रिपोर्ट्स आपको बढ़ के बता रहा हूँ, उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बात करूंगा जेट एयरवेज की। जेट एयरवेज के ऊपर जो टोटल क्लेम था वो था लगभग 15,000 करोड़ रुपए का। लेकिन जब ये एनसीएलटी के अंदर गया, दैट इज नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अंदर गया, तो मात्र 475 करोड़ रुपए का जो क्लेम है वहां पर एडमिट किया गया। और एम्प्लॉइज का जो कि 1265 करोड़ का क्लेम था उनको सिर्फ 52 करोड़ रुपीज मिले। इवन जेट एयरवेज के केस में ये हुआ कि एम्प्लॉइज को बोला गया कि उनको कंपनी का 0.5% स्टेक मिलेगा अगर 95% जो एम्प्लॉइज हैं वो इस प्रपोजल के फेवर में वोट कर देते हैं। लेकिन ये प्रपोजल भी फेल हो गया, लगभग सिर्फ 35% एम्प्लॉइज ने ही जो है
है फेवर के अंदर वोट किया। अब एम्प्लॉयज जो है जेट एयरवेज के, उन्होंने एनसीएलटी को अप्रोच किया कि आप एक बात बताओ, 1265 करोड़ का हमारा सेटलमेंट था, हमें से 52 करोड़ पे उसके अगेंस्ट में मिल रहे हैं। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो लाया गया था उसका मेन मकसद था कि जो लेंडर्स और एम्प्लॉयज हैं उनको सेव करना, उनके इंटरेस्ट को सेव गार्ड करना, लेकिन इससे हमारा कहाँ पे इंटरेस्ट सेव गार्ड हो रहा है, ये प्ली लेते हुए जो है एम्प्लॉयज ने ऑफ जेट एयरवेज के एनसीएलटी को दोबारा से अप्रोच किया। और ये सिर्फ जेट एयरवेज की बात नहीं है, अभी रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग की बात करें, आर नेवल, जिस पे लगभग जो है 12,428 करोड़ रुपए का ड्यू है, उसके लिए भी बिड्स मंगाई गई हैं। तो नवीन जिंदल ग्रुप ने उसकी जो बिड दी है वो 350 करोड़ रुपए की, और एक दूसरे वेंडर ने उसकी 800 करोड़ रुपए की बिड दिया। मतलब आप देखिए सिर्फ 3% 6% की जो है बिड आ रही है। अगर आप बात करें वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज के, जिसके ऊपर 62,000 करोड़ रुपीस का डेट था, उसके लिए जो बिड आई वो 5% से कम की लिए, और वेदांता ग्रुप ने उसे 3,000 करोड़ रुपए का ऑफर देकर टेक ओवर कर लिया। तो इस तरीके से अगर प्रपोजल्स आएंगे तो कहां पर बैंकिंग सिस्टम को फायदा होने वाला है, कहां इंप्लॉइज को फायदा होने वाला है। इससे अच्छा तो आपकी कंपनीज जिनके हाथ में थी उनके हाथ में ही रहने देते, उन्हीं पे कुछ डंडा कर देते, आप उनकी मैनेजमेंट चेंज कर देते। अगर इस लेवल की बिडिंग लग करके अगर कंपनी का हैंड्स चेंज होने, तो उसका किसी भी तरीके का कोई फायदा नहीं होने वाला है। अगर आप बात करें तो लगभग आज बैंकों का 9.2 ट्रिलियन मतलब 9 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा जो है एनसीएलटी के अंदर केसेस फंसे हुए हैं, जहां से वो रिकवरी होनी है। 71% केसेस ऐसे हैं जिनका 180 डेज के अंदर सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है। और इस समय पूरी इंडस्ट्री से ये डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ के निकल के आ रही है कि जो पूरा का पूरा प्रोसेस है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का, उसको थॉरली रिवाइज करने की जरूरत है। क्योंकि अगर 5% से कम की रिकवरी होगी या 5% रिकवरी होगी तो इस सिस्टम का कोई तुक नहीं बन जाता है। मेन मकसद ये था कि रिकवरी ज़्यादा हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सिस्टम में लाया जा सके, लेकिन ये तरीका जो है कहीं ना कहीं नहीं है। इसलिए आज की हेडलाइन मैंने रखी है कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड खुद ही इंसॉल्वेंट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ आई, करेंसी इन सर्कुलेशन ड्रॉप्स। जी हाँ, हमारे देश के अंदर टोटल जितनी करेंसी है आज के टाइम पे आपके और मेरे पास, सबके पास, पब्लिक के पास जो पैसा है उसको अगर मैं मिला दूं तो वो मात्र जो है घट के सिर्फ 10% रह गया, जो कि आज से एक साल पहले 22.4% था। ऐसा इसलिए क्योंकि डिजिटलाइजेशन ऑफ पेमेंट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अगर आप देखेंगे तो आपने और हमने अपने रोजाना खर्चों के लिए जो है कहीं ना कहीं डिजिटलाइजेशन को एक्सेप्ट कर लिया। आज छोटे से छोटा दुकानदार जो है पेटीएम, फोन पे, गूगल पे के थ्रू पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, और ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फेवर में काम कर रहा है। आज अगर मैं अपने पर्सनल लेवल की बात करूं तो मैं कभी भी बाजार में निकलता हूं, मेरे जेब में 1 रुपया भी नहीं होता, सारा का सारा जो है यूपीआई के ऊपर या डेबिट कार्ड के ऊपर वर्कआउट कर रहा होता है। और ये मेरी बिहेवियर की बात नहीं, कहीं ना कहीं आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा। और इसकी वजह से आज से एक साल पहले जो मनी इन सर्कुलेशन 22.4% था वो घट के मात्र 10% आ गया। लेकिन ये बैंकों के लिए बड़ा समस्या का बन गई है। क्यों? क्योंकि अगर बैंकों के पास इतने ह्यूज डिपॉजिट्स हैं, और सेकंड बैंकों के साथ प्रॉब्लम ये आ रही है कि उनके पास क्रेडिट क्रिएशन के लिए नए नए वेंचर्स ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं। लोग इस समय लोन लेने से कहीं ना कहीं कतरा रहे हैं। इवन कॉर्पोरेट्स जो है वो लोन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इक्विटी मार्केट्स के अंदर बहुत अच्छा इन्फ्लो है, वो वहां से फंड्स रेज करने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो इसके लिए बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत ज्यादा जो है ऑल टुगेदर प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो गई है। आरबीआई की भी अगर बात करें तो हम देख रहे होंगे कि आजकल 2000 के नोट जो हैं वो सर्कुलेशन से कम होते जा रहे हैं। आरबीआई भी जो हाई डोमिनेशन नोट्स, जैसे दैट इज द 2000 की जो करेंसी है वो धीरे धीरे विड्रॉ करता जा रहा है, और स्मॉल डोमिनेशन की करेंसी जो है वो सर्कुलेशन के अंदर लाता जा रहा है। इवन अगर हम बात करें, एक पीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट छपी बिजनेस स्टैंडर्ड के अंदर, जिसके हिसाब से डिजिटल ट्रांजेक्शंस का जो ग्रोथ रेट था 2010 तक वो था सिंगल डिजिट के अंदर, लेकिन 2010 से लेकर 2016 तक ये फिगर जो है 208% की गति से बढ़ी, और 56% का जो है जंप इकलौता 2016-17 में देखा गया फॉलोइंग द डिमोनेटाइजेशन। इस समय जो सबसे फेवरेबल तरीका हो गया है इस समय लोगों का पेमेंट करने का, दैट इज द यूपीआई, जिसके अंदर कंपाउंड एनुअल ग्रोथ जो है 400% की देखी गई है फाइनेंशियल ईयर 17 से लेके फाइनेंशियल ईयर 21 के बीच में। और अगर हम सिर्फ जुलाई की बात करें, ये जो अभी महीना गया, उसके अंदर 3.24 बिलियन यूपीआई ट्रांजैक्शन प्रोसेस हुई, जिनकी जो मनी वैल्यू थी वो थी 6.06 ट्रिलियन। देखिए, अगर आप इस पूरे की पूरी न्यूज को एक डीपली समझने की कोशिश करें कि इसका क्या गहरा प्रभाव है, तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं जो है वो नंबर 2 का जो पैसा है वो धीरे धीरे वाइप आउट होता हुआ दिख रहा है। कोविड की वजह से ये पेस जो अभी हमें देखने को मिल रहा है ना कि ये 10% हो गया, ये पेस उम्मीद थी अगले 5 से 6 सालों के अंदर होगा, लेकिन ये पेस कोविड की वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया। और आने वाले, अब मैं 5 से 6 साल में कह सकता हूँ कि हार्डली आप ये देखेंगे कि 2 से 2.5% पैसा रह जाएगा, और जो भी आप ये नंबर 2 के पैसे की बातें करते हैं धीरे धीरे जो है खत्म होती चलेंगी, और मैक्सिमम बैंकिंग ट्रांजेक्शन हो गए। लेकिन बैंक जो है एक उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है, क्योंकि देखिए हो क्या रहा है, आज आपका पैसा बैंक में पड़ा हुआ है, आप पेमेंट करते हैं, वो सामने वाले के पास बैंक में रहता है, तो वो बैंकिंग के अंदर ही पूरा का पूरा सिस्टम जो है पैसा का घूम रहा है, कहीं वो बाहर आ ही नहीं रहा है। लेकिन बैंकों के लिए प्रॉब्लम क्या हो गया, उस पैसे को एज ए
ट्रस्टी अब वो होल्ड करके चल रहा है। अब उस पैसे का अगर क्रेडिट क्रिएशन नहीं होगा, अगर वो लोन की फॉर्म में आगे नहीं बढ़ेगा, तो बैंक्स का जो बिजनेस आने वाले टाइम में उनमें जो है जबरदस्त फेलियर देखने को मिल सकता है। तो ये थी आज की टॉप बिजनेस न्यूज़। कैसी लगी कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स रिलेटेड टू बिजनेस न्यूज़। यू कैन कलेक्ट दिस पीपीटी फ्रॉम आवर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। थैंक यू सो मच। जय श्री श्याम।